हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का जो है हम पार्ट 1 का वीडियो बना दिए थे। आज जो है हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। जो भी न्यू बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इससे पहले जो है हम पढ़ लिए थे विषाणु के बारे में, विषाणु क्या होता है और सूक्ष्मजीव जो है हमारे लिए मित्रवत है, किस प्रकार है, ये सब पढ़ लिए थे। आज जो है इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ये आपसे सवाल कर सकता है कि यीस्ट जो है जनन करके जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सूत्र होता है CO2। इसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं। आप लोग जब जाओगे 10th क्लास में, अभी तो आप लोग 8th क्लास में हो, जब 10th क्लास में जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है CO2 होता है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, जल का H2O, ये सब जो है आप लोग 10th क्लास 9th क्लास में ही आप लोग पढ़ोगे। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अगर यीस्ट अगर मौजूद अगर नहीं होगा मैदा में, तो हमारा जो है केक या फिर बोला जाए ब्रेड, ये सब जो है नहीं बन पाएगा। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग उसका क्या है ये समझिए। बड़े स्तर पर अल्कोहल यानी शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, हम बतलाए थे कि शराब में जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शर्करा ये सब में भी किसका उत्पादन किया जाता है, यीस्ट का उत्पादन किया जाता है। अब समझिए, यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेटेंशन कहलाती है। किण्वन को ही हम लोग फॉर्मेटेंशन भी बोलते हैं। आपसे सवाल कर सकता है कि किण्वन को क्या कह सकते हैं, तो फॉर्मेटेंशन कहते हैं। जैसे चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, चीनी को जो है अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है। ये परिभाषा क्या, परिभाषा ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको 10th में भी पूछता है, 12th में भी ये परिभाषा पूछता है, और अभी एज आप लोग जनरली 8th क्लास में है तो 8th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। आपसे सवाल कर सकता है कि किण्वन के खोजकर्ता कौन है, तो लुई पास्चर। और ये भी सवाल कर सकता है कि हाँ, लुई पास्चर जो है किण्वन के खोज कब किए थे, तो 1857 में किए थे, जब हमारा सैनिक विद्रोह उस समय हुआ था 1857 में। बैरकपुर छावनी से शुरू होकर यह आंदोलन चली थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, इसका औषधीय उपयोग क्या है ये समझिए। आप जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। आप लोग अगर बीमार होते हैं या फिर हम भी एज बीमार होते हैं तो कैप्सूल ये सब का उपयोग करते हैं। वो जो है किससे तैयार किया जाता है, सूक्ष्म जीव भी उसमें मौजूद रहते हैं, उससे भी तैयार किया जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि जो दवा देता है गांव समाज में, जो डॉक्टर दवा देते हैं एंटीबायोटिक दवा देते हैं, जो कि खाओ और तबियत ठीक कर लो। प्रतिजैविक को ही हम लोग एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। आपसे सवाल कर सकता है कि एंटीबायोटिक का दूसरा नाम क्या है, या फिर प्रतिजैविक को और किस नाम से जानते हैं, तो एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। आपसे सवाल कर सकता है कि एरिथ्रोमाइसिन
नामक जो औषधि तैयार होता है किसके द्वारा तैयार होता है, तो ये कवक के द्वारा तैयार हो सकता है। आप लोग बोल सकते हैं कि सामान्य तौर पर जो है इसको कवक द्वारा हम लोग तैयार कर सकते हैं, कवक और जीवाणु द्वारा तैयार कर सकते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। आपसे सवाल कर सकता है कि फफूंद से पेनिसिलिन किसने बनाया, तो इसमें कहा गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यह भी कह सकता है कि कब बनाया, तो 1929 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था और बनाया गया था। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ये प्रतिजैविक जो है मनुष्य के लिए तो फायदेमंद है, वो जो है जीव जंतु हो पेड़ पौधा हो उसके लिए भी फायदेमंद है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। कहा गया कि आप लोग दवा भी अगर लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ले। कितने आदमी जो है क्या करते हैं, अगर तबियत खराब हुआ कुछ दवा रखा हुआ है घर में, मतलब दूसरा का तबियत खराब हुआ वही दवा जो है खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह से जो है आप प्रतिजैविक का उपयोग करें, यानी एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करें। कितने आदमी जब तबियत भी खराब नहीं रहता फिर भी जो है एक गोली खा लेता है, उसके लिए भी यह फायदेमंद नहीं है, वो घाटा ही उसको करता है। जब उसका तबियत खराब होता है तो वो जो है जब दवा खाता है, जब डॉक्टर की सलाह से खाता है तो वो जो है ज्यादा मतलब कामिल नहीं हो पाता है दवा। आप समझिए वैक्सीन, वैक्सीन को ही हम लोग टीका कहते हैं। आपसे सवाल कर सकते हैं कि वैक्सीन को और किस नाम से जानते हैं, तो टीका के नाम से जानते हैं। समझिए शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। आप लोग के दिमाग में भी सवाल आता होगा कि सर शिशु जो बच्चा रहता है उसको जो है टीका क्यों लगाया जाता है, या फिर जो शिशु जिसका जन्म हुआ उसको भी टीका लगाया जाता है। जन्म होता है उसके 24 घंटा बाद, 24 घंटा के अंतराल में, या फिर जब जन्म हुआ उस टाइम टीका लगाया जाता है। तो सर क्यों लगाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। समझिए जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में अगर कोई अगर बीमारी अगर बाहरी अगर प्रवेश कर रहा है तो हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षी तैयार हो जाएगा उसको लड़ने के लिए। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। जो समझ लीजिए अगर अभी हाल फिलहाल जो है कोरोना वायरस जो आई थी, वो जो है कोरोना वायरस अगर ये तो नया बीमारी था, वायरस था, तो किसी के अगर मनुष्य के अंदर अगर प्रवेश किया तो वह जो है मनुष्य तो उस बीमारी को पहले जानता नहीं था, तो वो जो उसके अंदर प्रवेश कर गया। अगर वही बीमारी अगर उस मनुष्य को दोबारा जब होता था तो जल्द ठीक हो जाता था, लेकिन जब पहला बार बीमारी हुआ तो शरीर पहचान नहीं पाया और उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लिया। लेकिन जैसे ही अगर दोबारा अगर वो बीमारी अगर प्रवेश करता है तो मनुष्य का जो है प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो जान लेता है कि अच्छा वो बीमारी है, इससे हम पहले लड़ चुके हैं, तो वो जो है जल्दी उस बीमारी को ठीक कर देता है। अब समझिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक आप लोग जानते होंगे फोड़ा टाइप का हो जाता है शरीर में, जिसको गांव की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं माता मैया, जो कि पहले ये मतलब कहा जाए ना बहुत ज्यादा ये विकसित था ये बीमारी।
चेचक जब हो जाता था तो गांव का गांव जो है साफ हो जाता था, मतलब गांव के गांव जो है लोग छोड़ देते थे अपना गांव, इतना बड़ा बीमारी था। लेकिन अभी जो है उसका टीका आ जाने की वजह से जो है ये चेचक की बीमारी जो है खत्म हो रही है धीरे धीरे। अगर जिसको हो जाता है, अगर दवा उसका उपयोग करता है, तो उसका बीमारी जो है चेचक जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। समझिए क्या है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। अब कहा जा सकता है चेचक की टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर। कब किए, तो 1798 में। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ये टीके जो है मनुष्य को जो है बहुत सारे रोगों से क्या करता है, बचाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। आपसे सवाल कर सकता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन कर सकते हैं, तो कुछ नीले हरे शैवाल या फिर कुछ जीवाणु भी इसका स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। सवाल आपसे कर सकता है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या है। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में फिर जो है हम इसका अगला वीडियो बनाएंगे और आगे भी इसका क्लास कराएंगे। अभी जो हम क्लास किए हैं उसका कुछ क्वेश्चन है बीच का, वो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हम इसका आंसर बतलाएंगे नहीं, आप लोग जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बतलाएंगे, और जो भी डाउट होगा वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बतलाएंगे। और यह क्लास आपको कैसी लगी ये भी जो है हमें बतलाएंगे आप। इसमें कह रहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, किण्वन के खोजकर्ता कौन है। जस्ट थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि किण्वन के खोजकर्ता कौन है, किण्वन का खोज कब हुआ था, ये सब चीज अभी हम लोग पढ़े हैं। या फिर किण्वन को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी अभी हम सवाल किए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन तो उसी से रिलेटिव है। जिस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न करता है, तो यहाँ हम बतलाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका हम एक का आंसर बतला दिए 4 का। उसके बाद आप जो है अपना से कीजिएगा क्लास। प्रतिजैविक को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी अभी हम बतलाए हैं। कि जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और आपके पढ़ाई में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। अगर ये आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस बार क्लास 8 में जाने वाले हैं या फिर क्लास 8 का उनका मतलब 9th में प्रवेश करने वाले हैं। उन बच्चों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनका लास्ट पड़ाव है। ये सब अगर वो पढ़ लेंगे तो जो भी उनका डाउट रहेगा इस क्लास के माध्यम से जो है उनको डाउट भी ये सब क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में जो हम इसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग जो हमारे YouTube चैनल पे बने रहे। थैंक यू।